हाँ जी, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू बच्चा पार्टी एंड वेलकम अगेन टू आवर फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज मेरे पास है डायमेंशनल फॉर्मूला मुझे बनाना है 4 डिफरेंट कांस्टेंट्स का। देखिए, हम यहाँ पे बहुत ही आराम से कॉन्सेप्ट्स कर रहे हैं। इसका रीजन है, इस पे टाइम हम ज्यादा क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये हमारा बेसिक है 11th की फिजिक्स का। और अगर हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा होता है तो इसका मतलब है हमारी पूरी फिजिक्स में कमांड बहुत ही अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो बच्चा जितना भी बच्चा मेरे साथ जुड़ा हुआ है यहाँ पे, प्लीज इसको बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करना है आप लोग। देखो, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हमने लास्ट टाइम भी डिफाइन किया था। हमने कहा था कि हमारी नेचर में कोई भी 2 पॉइंट चार्ज ले लो। बेटा, मैंने कहा पॉइंट चार्ज ले लो। पॉइंट चार्ज मैंने लिए, ये मेरे पास है 2 पॉइंट चार्ज। एक के पास चार्ज है Q1 और दूसरे के पास चार्ज है Q2, और दोनों के बीच जो सेपरेशन है वो है R के बराबर। तो मैं कहता हूं कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल दैट इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, जहां पे K रहता है मेरा इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, Q1 Q2 आर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड R इज द सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है ना बेटा, यहाँ पे K जो है वो है इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है बेटा K। ठीक है, तो K की वैल्यू क्या होगी? अगर मैं K की वैल्यू आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर K की वैल्यू होगी F इंटू आर स्क्वायर। K इज इक्वल टू F इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाय Q1 इंटू Q2। ठीक है बेटा, F4 फोर्स, R क्या है बेटा? R है बेटा डिस्टेंस, डिस्टेंस का स्क्वायर, और Q1 भी चार्ज है और Q2 भी आपके पास क्या है? चार्ज है। तो चार्ज इंटू चार्ज। अब फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है बेटा? फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आपने बनाया था स्टार्टिंग में, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या होता है बेटा? मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। और एक्सेलरेशन के डायमेंशन किसके होते हैं? वेलोसिटी अपॉन टाइम के होते हैं, वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। और वेलोसिटी के डायमेंशंस किसके होते हैं? वेलोसिटी के डायमेंशंस होते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की। तो एक टाइम पहले से है तो टाइम इनटू टाइम, टाइम का पावर कितना आ गया बेटा? 2। तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है कैपिटल M, डिस्प्लेसमेंट का कैपिटल L, और टाइम का होता है बेटा कैपिटल T। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। बाय डिफॉल्ट पावर होती है बेटा 1। भाई मास की पावर कितनी है? 1। लेंथ की पावर कितनी है? 1। टाइम की पावर नीचे 2 है, ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा? -2। यानी कि फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनता है बच्चा? M1 L1 T-2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स। दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स। ठीक है ना बच्चा? अब देखो बेटा, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला यहां डायरेक्ट पुट कर दो बेटा। ठीक है, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? M1 L1 T-2। डिस्टेंस का पावर 2, डिस्टेंस का पावर 2, यानी कि इसको लिख दो बेटा L2। अब चार्ज क्या होता है बेटा? चार्ज होता है, चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला बनाने के लिए आप याद रखिए कि चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। करंट इनटू टाइम। तो करंट के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल A के बराबर। टाइम के लिए क्या होता है? कैपिटल T के बराबर। यानी कि चार्ज है A इंटू टी मल्टीप्लाइड बाई चार्ज A इंटू टी। अब आपको पता है ना कि बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। जैसे कि ये L और ये L, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो इसका कितना हो गया वैल्यू? 3 हो गया। M1 L3 T-2, ये तो ऊपर वाला हो गया, और नीचे वाला हो गया बेटा A2 T2। A2 T2 बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, ये बात हमेशा याद रखिए बच्चा पार्टी। ठीक है, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। अब देखो बेटा, ये जब पावर ऊपर जाएगी ना A2 T2 वाली, तो ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। कैसे? कि ये M1 ऊपर है, L3 T-2 ऊपर जाएगी पावर A की तो -2 हो जाएगी, और T की पावर भी -2 हो जाएगी। अब देखो बेस सेम हो तो पावर फिर से ऐड हो जाएंगी। तो ये बन गया आपके पास डायमेंशनल फॉर्मूला M1 L3 T-2 -2 -4 A-2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है ना? मैं आपको बता दूं कि इस इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 9 × 10⁻⁹ न्यूटन
मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब मुझे इस यूनिट का कैसे पता चला कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होगा? यहां से देखो फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। आर क्या था, डिस्टेंस, डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर, और डिस्टेंस का क्या है, स्क्वायर, और डिवाइड बाय चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। आगे दूसरा चार्ज, उसकी भी यूनिट कूलम, तो कूलम का स्क्वायर, यानी कि ये बन गया न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय कूलम स्क्वायर, यानी कि ये बन गया न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम की पावर -2। दिस इज द वे वी कैन राइट द यूनिट। ठीक है, ये तो हमने यूनिट लिखी यहां से। अगर डायमेंशनल फॉर्मूला देख के मैं यूनिट लिखूं तो मास है मेरा 1, ऐसा यूनिट लिख रहा हूं बेटा मैं, ऐसा यूनिट। मास है 1 तो 1 के लिए किलोग्राम, ठीक है। लेंथ है 3 तो मीटर की क्यूब, टाइम है -4 तो सेकंड की पावर -4, एम्पियर का एम्पियर ही रहेगा, एम्पियर की पावर -2, तो किलोग्राम मीटर की क्यूब सेकंड की पावर -4 a-2, दैट इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम की पावर -2। अगर सीजीएस यूनिट की बात करें हम लोग तो सीजीएस यूनिट लिखना चाहें हम लोग तो फिर बोलो भाई, न्यूटन की जगह आप लिख देते डायन, डायन, ठीक है। मीटर की जगह सेंटीमीटर का स्क्वायर लिख देते, और कूलम की जगह तो कूलम, क्योंकि ऐसा ही सिस्टम ने बताया था चार्ज वगैरह के बारे में। तो ठीक है, आपको पता है सीजीएस सिस्टम तो केवल 3 यूनिट्स जानता था ना, वो मास, लेंथ और टाइम को ही जानता था, उसके अलावा तो वो जानता ही नहीं था किसी को। अगर नहीं जानता तो हम उसकी यूनिट कैसे वहां से लिखते हैं भाई, हम कैसे कहते हैं कि भाई हाँ उसकी यूनिट ये होगी, ये होगी, है सही बात है कि नहीं है, बिल्कुल। तो यानी कि डायन सेंटीमीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और वो किसके बराबर होगा, किलोग्राम की जगह ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर की क्यूब, सेकंड का सेकंड ही रहेगा, एम्पियर का एम्पियर ही रहेगा। तो ये आपका सीजीएस यूनिट आ गया, किसका, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का सीजीएस यूनिट आ गया बेटा। ये आपका इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है बच्चा, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का सीजीएस यूनिट है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एसआई यूनिट है, ठीक है, ये उसका एसआई यूनिट है, ये आपका एसआई यूनिट है फॉर के एसआई यूनिट है ये आपका, और ये डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर के, डीएफ फॉर के इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला। टेक द स्क्रीनशॉट बेटा, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चा, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। हाँ जी, देखिए कैसे, हाँ जी। अब हमने बात करी है बेटा इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, क्या सभी बच्चों को समझ में आया यहाँ जितने बच्चे जुड़े हैं? हाँ जी। हमारी जो फर्स्ट आया था बच्चा, सबसे पहले उसी से पूछेंगे हम, वो फर्स्ट आई थी वो गुड़िया कहाँ गई, हमारी क्विज की टॉपर हरसिमर, समझ में आया यस बेटा? सर, आ गया। आ गया, यस सर। अरे हाँ जी, अनमोल, यस सर, आ गया। अच्छा रवनीत, रवनीत कहाँ है? सर आ गया। आ गया, हाँ जी। पुनीत जी, यस सर। पुनीत जी, यस सर। हो गया जी कवर? हाँ जी। यस सर। अपनी वीडियो बेटा जितनी ऑन रख सकते हो ना ऑन ही रखो, पता है क्या, मुझे पता लगता रहता है कि बच्चा फिर पढ़ कितना रहा है, ठीक है, तो मुझे कॉन्फिडेंस सा बन जाता है फिर, ठीक है ना। अगर ऑन रख सकते हो तो ऑन रख लो बेटा। अब देखिए जी, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ तो हमने डील कर लिया, अब मुझे डील करना है जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के साथ, ठीक है। इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ तो मैं डील कर चुका हूँ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसके बारे में हमने फर्स्ट जो लेक्चर दिया था वो उसी पे हमने बहुत बड़ी महाभारत आपको बताई थी, ठीक है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में मैंने आपको बताया था कि आपके सर आपस में कभी नहीं भिड़ते ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कारण, क्यों नहीं भिड़ते, तो मैंने ये बात बताई थी, ठीक है। और इस बात को एक्सप्लेन करेगा कौन, वैष्णवी, ठीक है। वैष्णवी एक्सप्लेन करोगे हमारे सर आपस में क्यों नहीं बढ़ते ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कारण, ठीक है, क्योंकि मास आपके अंदर भी है, तो उस मास के कारण आपका सर कभी दूसरे के सर से क्यों नहीं टकराया और आपने कहा हो कि सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्सेस लग गई, है ना, ऐसी बात आपने क्यों नहीं कही कभी?
बताओ वैष्णवी जी, अनम्यूट कर सकते हो आप अपने आप को और अपने विचार रख सकते हो। सर कैन यू रिपीट? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बेटा आप है ना मार्केट में गए, पता है, शॉपिंग करने के लिए, और वहां गए तो ना आपका ना सर भिड़ गया एक दूसरे के साथ, ठीक है। आपके बराबर में भी एक लड़की खड़ी थी सेम मास की, तो आपने उसको जाके सर मारा, ठीक है, और वो आई आपको पीटने, तो आपने कहा सॉरी बहन सॉरी, ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कारण मेरा सर भिड़ गया, ठीक है। क्या आपने ऐसा कभी कहा है? नो। नहीं कहा, मतलब सॉरी नहीं फील करते आप सर भिड़ जाए तो? सॉरी अरे का वैसे ये तो गलत बात है। अच्छा, तो आपने ऐसा क्यों नहीं कहा, मतलब क्यों नहीं हुआ आपके साथ ऐसा? सर बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। दैट्स वेरी गुड। देखो न्यूटन जो थे ना, न्यूटन ने कहा था कि हमारी नेचर में हर मास दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है विद सम फोर्स, एंड दैट फोर्स इज गिवन बाय जी m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये इसको ना बेटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर, इसको इनवर्स स्क्वायर लो बोलते हैं बेटा, इनवर्स स्क्वायर लो बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। तो F इज इक्वल टू जी m1 m2, इसका नेचर हमेशा अट्रैक्टिव होता है बेटा, अट्रैक्टिव होता है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि हम हमारी नेचर में ये फोर्स कभी भी एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, इसका रीजन है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू, वो बहुत ही स्मॉल वैल्यू होती है बेटा, 6.67 into 10⁻⁻11, ठीक है। तो बहुत ही स्मॉल वैल्यू होती है, इसके कारण हम जनरली हमारी डेली लाइफ में इस तरह की फोर्सेस एक्सपीरियंस नहीं करते। अब टारगेट हमारा ये नहीं है कि हम एक्सपीरियंस करेंगे कि नहीं करेंगे, टारगेट है कि इसमें जी का क्या नाम है, जी का नाम है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देखो बच्चा, मेरा टारगेट यहाँ पे आप लोगों को एक्सपर्ट बनाना है डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए। देखो मेरा सीधा सा टारगेट यही, आप मेरे स्टेप्स को फॉलो करके चलो, आगे आने वाले जो चैप्टर्स होंगे उनमें आपको इतने एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे जितने एफर्ट्स मैं आपके यहाँ पे लगा रहा हूँ। पुनीत उदास मत हो बेटा यार, ऐसे क्यों बैठा है, बिल्कुल ही देखियो कैसे बैठा है? ऐसे नहीं, हाँ ऐसे हंसता खेलता रहे यार, अच्छा लग रहा है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, ठीक है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए मेरे को, तो जी इज इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाय m1 इंटू m2, यही आई मेरे पास जी की वैल्यू। अब देखो बच्चा, आपने फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम के डायमेंशंस होते हैं, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो टाइम इनटू टाइम का स्क्वायर, मास को कैपिटल M से, डिस्प्लेसमेंट को L से, टाइम को T से, इसका स्क्वायर है। तो ठीक है जी, m1 L1 T-2 बन गया क्या डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, फोर्स का, ठीक है जी। ये डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पे रखो, तो ये बना आपका m1 L1 T-2, और r का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस, दो मासेस के बीच का डिस्टेंस, इसको मैं लिख रहा हूँ L स्क्वायर से। मास m1 का मतलब भी मास है, मास m2 का मीनिंग भी मास ही है, ठीक है। तो दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल M ही होंगे, तो m को m खा गया, m की बाय डिफॉल्ट पावर यहाँ पे 1 है, जब ऊपर आएगा तो पावर इसका हो जाएगा -1, L2 + 1 बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, और T-2, यानी कि m-1 L3 T-2, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर G। इसकी यूनिट भी लिख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर मैं यहां से देखूं, यहां से मैं ऐसा यूनिट लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा बताओ? यहां से अगर मैं SI यूनिट लिखना चाहूं तो ऊपर बैठा है फोर्स, और फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, ठीक है। तो न्यूटन, R का मतलब है डिस्टेंस, तो मीटर का पावर 2 डिवाइड बाय मास m1, इसका भी यूनिट किलोग्राम, दूसरे का भी यूनिट किलोग्राम, ठीक है। तो ये बन गया आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम, ऊपर आएगा तो पावर -2 हो जाएगी, क्योंकि नीचे किलोग्राम इंटू किलोग्राम, पावर 1 + 1 कितनी हो जाएगी 2, ऊपर आएगी तो -2। अब ये यहां से देखे तो किसके बराबर होता,
यहां से देखें तो मास का किलोग्राम पावर कितना है -1, लेंथ का पावर कितना है 3 तो मीटर क्यूब, और टाइम का पावर कितना है -2 तो सेकंड की पावर -2। ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर किसके बराबर होता है? किलोग्राम इनवर्स मीटर क्यूब और सेकंड इनवर्स का स्क्वायर। अगर मैं सीजीएस यूनिट निकालना चाहूं तो बिल्कुल निकाल सकता हूं जी, इसी से मैं बनाऊंगा सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट। देखो बेटा इसका सीजीएस यूनिट क्या होगा? फोर्स का सीजीएस यूनिट होता है, आपको पता है, डायन आर स्क्वायर, मतलब मीटर की जगह पे क्या लिखना पड़ता है? सेंटीमीटर। मास ग्राम इंटू ग्राम तो ग्राम का स्क्वायर, यानी कि ये आ गया बेटा डायन सेंटीमीटर स्क्वायर और ग्राम की पावर -2, दैट इज इक्वल टू, ऊपर वाले को देखो तो ग्राम इनवर्स सेंटीमीटर क्यूब और सेकंड की पावर -2। ठीक है, तो ये इसकी एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट मैंने आपकी स्क्रीन पे लिख दी है। आप लोग जो भी बच्चा मेरे साथ ट्राई कर रहा है ना, अपने आप से ट्राई करना बच्चा, वो चीजें ज्यादा फ्रूटफुल होती हैं जब आप अपने आप से ट्राई करते हो। ठीक है, आप देखो बेटा, आपको स्टाइल अगर पता चल गया ना बच्चे, तो आप ये बात मान लो, फिर अपने आप से ट्राई करो। स्टाइल अगर आपको पता है तो अपने आप से ट्राई करना बहुत ही अच्छा रहता है। सही बात है कि नहीं? है ना? रवनीत तुम बताओ, सही बात है ना बेटा ये अपने आप से ट्राई करने वाली? यस सर। हाँ, उससे कॉन्फिडेंस ज्यादा बनेगा बच्चा। ठीक है, हाँ चलो ठीक है बेटा, आप नोट करो जल्दी से फटाफट, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ जी कृष्णा, नोट कर लिया? यस सर। गुरविंदर नोट कर लिया बेटा? यस सर। चलो चलो, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अच्छा जी, इरेज कर रहा हूं बेटा। ये देखो जी, अब मैं बात करने वाला हूं नेक्स्ट कांस्टेंट की, और नेक्स्ट कांस्टेंट है मेरे पास प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट कहां से आया? सबसे पहली बात ये हमें समझनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ठीक है ना? देखो बच्चा, प्लैंक्स कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट आया कि हमारे नेचर में जो एनर्जी होती है लाइट रेडिएशंस की, वो क्वांटाइज स्टेट में एग्जिस्ट करती है। आप केमिस्ट्री के अंदर भी ये चीज पढ़ेंगे कि हमारी नेचर में लाइट रेडिएशन की जो एनर्जी होती है वो क्वांटाइज स्टेट में एग्जिस्ट करती है। कैसे? जैसे कि आप ही लोग तो कहते हो कि सर जी व्हाइट कलर जो होता है ना, वो कम से कम एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, आप लोगों को पता है। और ब्लैक कलर जो होता है वो सबसे ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, ये भी आपको पता है। कि लाइट एनर्जी को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कौन करता है? ब्लैक कलर। सबसे कम कौन करता है? व्हाइट कलर। आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं कि मान लो गर्मी का टाइम है, ठीक है ना, सोच के देखो, एक गर्मी का टाइम है, छोटे छोटे बच्चों की मम्मी के साथ लड़ाई बहुत होती है। ठीक है, उसने मम्मा से लड़ाई करी और लड़ाई करके भागा। आजकल के बच्चे तुम्हें पता है ये बड़े ओवर स्मार्ट से बच्चे हैं, है ना, और भाग के बोला मैं सुसाइड करूंगा। छोटा सा बच्चा बताओ, कह रहा है मैं सुसाइड करूंगा, है ना। अब उसने सुसाइड करने के लिए क्या किया? धूप में जाके खड़ा हो गया। बात क्या है कि अब वो धूप को, लाइट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करते करते शाम तक क्या हो जाएगा? फट जाएगा। ऐसा होगा ना कि वो लाइट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करते 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 शाम तक फट जाएगा बच्चा। क्या ऐसा हुआ है कभी कि धूप में कोई भी जाए, चाहे मैं जाऊं, चाहे ग्लास को मैं रखाऊं, चाहे मैं किसी और कंटेनर को रखाऊं, तो शाम तक ऐसा हुआ है कि वो फट गया हो? जैसे हमारी बिल्डिंग्स होती हैं तो वो बिल्डिंग पिघल गई हो धूप के कारण। क्या ऐसा कभी हुआ है कि हमारे, जैसे हमारा स्कूल, और अब जब आप शाम को आओ तो ऐसे पिघली हुई मिले आपको? ऐसे होता है कभी? नहीं होता ना। पता है क्यों नहीं होता? क्योंकि हर ऑब्जेक्ट अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग एब्जॉर्ब करता है, और जितना वो एब्जॉर्ब कर सकता है एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद क्या करेगा? रेडिएट करता है। उसके बाद क्या करता है? रेडिएट करता है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? मतलब हर ऑब्जेक्ट की कैपेसिटी है एक एब्जॉर्ब करने की एनर्जी। तो मैक्स प्लैंक ने क्या कहा? हर ऑब्जेक्ट अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग एब्जॉर्ब करता है। दैट इज एनर्जी ऑफ लाइट रेडिएशन एग्जिस्ट इन द क्वांटाइज्ड स्टेट, एंड दैट एनर्जी इज NH nu।
कई जगह पे NHF भी लिखा होता है, F फॉर फ्रीक्वेंसी, न्यू मैंने यहाँ फ्रीक्वेंसी के लिए यूज किया है, इज इक्वल टू NH न्यू। देखो मान लो आपने, ये एनर्जी किसकी होती है, एनर्जी ऑफ लाइट रेडिएशन, एनर्जी ऑफ लाइट रेडिएशन, ऑफ लाइट रेडिएशन, light radiations that exist in the quantized state। और लाइट रेडिएशन के एक सिंगल पार्टिकल का क्या नाम होता है, एक सिंगल पार्टिकल का नाम क्या होता है बेटा, फोटोन नाम होता है उसका, फोटोन। और एक सिंगल फोटोन की एनर्जी कितनी होती है बेटा, E इज इक्वल टू एच न्यू। एन इसमें क्या रहता है बेटा, नंबर, नंबर मतलब आप हो सकता है 10 फोटोन, आप एनर्जी क्या करें, आप n इज इक्वल टू, मैंने 10 ले लिया, आपने 10 फोटोन की एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली। क्या दूसरा ऑब्जेक्ट भी 10 की ही एब्जॉर्ब करेगा, ना जी, कोई फिक्स थोड़ी ना है, वो 20 भी एब्जॉर्ब कर सकता है, 25 भी एब्जॉर्ब कर सकता है। जैसे कि पेड़ पौधे हैं तो वो अलग एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, हम अलग एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, बिल्डिंग्स अलग एनर्जी एब्जॉर्ब करती हैं, तो हर एक की कैपेसिटी एब्जॉर्ब करनी है। तो इसीलिए प्लैंक ने कहा कि एनर्जी एग्जिस्ट करती है क्वांटाइज स्टेट में, जिसमें n क्या रहता है, नंबर। और एक सिंगल फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, h न्यू होती है। मैक्स प्लैंक ने हमें ये बात बताई, दिस इज एनर्जी ऑफ अ सिंगल पार्टिकल, दैट पार्टिकल इज फोटोन, जिसमें E जो है वो एनर्जी है, ठीक है ना जी। h जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, h जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। और न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी है। एक बात आप याद रखिए बच्चा पार्टी की, फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है बेटा। तो यानी कि न्यू इज इक्वल टू 1 बाय कैपिटल T, ठीक है। तो यानी कि फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला तो आपका बन गया, पता है क्या बना, कि म्यू इज इक्वल टू T की पावर -1, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी। अच्छा, एनर्जी क्या होती है भाई, मैंने बताया था ना, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला जब भी निकालना हो तो वर्क का निकाल लो, और वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है, फोर्स तो पापा इज इक्वल टू मम्मा वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है, F इज इक्वल टू m में इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो m a एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और वेलोसिटी क्या होता है बेटा, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट एक आगे भी है और टाइम नीचे, टाइम का पावर क्या हो गया, 2 हो गया बेटा। मास को किससे लिखते होते हैं बच्चा, W, वर्क डन, वर्क इज इक्वल टू मास को कैपिटल M से, डिस्प्लेसमेंट को कैपिटल L से, टाइम को कैपिटल T से, तो m1 L2 डिवाइड बाय T से रख दो भाई। H का चाहिए मुझे, तो E इज इक्वल टू क्या लिखा मैंने, H न्यू, तो H इज इक्वल टू क्या आया मेरा, E डिवाइड बाय क्या, न्यू, ठीक है। तो आपका एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला है m1 L2 डिवाइड बाय T2, और फ्रीक्वेंसी क्या क्या है भाई, T-1, तो T-1, ठीक है। यानी कि m1 L2 डिवाइड बाय 2 -1 कितना हो गया, 1, ठीक है। जब पावर ऊपर आएगी तो माइनस हो जाएगी, तो m1 L2 T-1, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट H, ठीक है। ये डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया भाई प्लैंक्स कांस्टेंट H का। क्या क्लियर है सभी बच्चों को, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ लो भाई यहीं पे। हाँ जी, क्लियर होते ही आप थम्स अप भेज दिया करो, ठीक है। हरनाज ने भेज दिया थम्स अप, अच्छा। वैष्णवी तुम नहीं भेज रही, तुम्हें समझ में नहीं आया बेटा। गुरसिमरन ने भेज दिया, ठीक है। पायल, अनमोल, अच्छा। कृष्णा समझ में आ गया बेटा, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। सभी ने नोट भी कर लिया मेरे ख्याल से, ठीक है। तो अब देखो आप लोग मेरे साथ साथ काम कर रहे हो, देखो अगर आपको काम करने का तरीका एक बार आ गया तो आप ये मान के चलो फिर आप कहीं नहीं अटकने वाले, ठीक है। एक बार आपने काम करने का तरीका सीखना है, अगर वो तरीका आपको पता लग गया तो फिर आप कहीं पे भी मार नहीं खाओगे, कॉन्फिडेंस भी बन जाएगा आपका, ठीक है। अब तक कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम हो सकता है, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे इन कॉन्सेप्ट के साथ आप दोस्ती करोगे ना, फिर ये बड़े ही इजी लगेंगे आपको, ठीक है। तो वैष्णवी तुमने दोस्ती कर ली इन कॉन्सेप्ट के साथ, हुई है कुछ हल्की फुल्की दोस्ती? सब पहले जब ट्राई किया था तब इजी लगा था, अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट भी नहीं, कभी टफनेस आती है, कभी कभी स्टक हो जाती हूँ। थोड़ा सा ऐसे लगता है,
ठीक है बेटा, ये तो होता ही है। देखो बच्चा, पता है क्या, जब हम एक इजी आर्टिकल से डिफिकल्ट की ओर बढ़ते हैं ना, तो स्टार्टिंग में डिफिकल्टीज फेस करनी होती हैं। तभी तो आप, जैसे कि कोई भी कंपटीशन फाइट करता है तो आपको पता है लाखों लोग कंपटीशन देते हैं, लेकिन सिलेक्ट तो सिलेक्टेड होते हैं ना बेटा। तो सिलेक्टेड क्यों होते हैं, कौन होते हैं पता है? वो जिन्होंने लड़ाई अच्छी लड़ी होती है। तो अब दिस इज द टाइम टू, क्या बोलते हैं, इंग्लिश मुझे इतनी आती नहीं है, आपको लड़ाई लड़नी है ना है ना, तो आपको फेस करनी है ये सारी चीजें, ठीक है, और अच्छी सी लड़ाई लड़नी है आपने, ठीक है। तो अब देखो गैस कांस्टेंट की बात बताता हूँ मैं आपको। देखो बेटा, आपने इक्वेशन ऑफ गैस PV इज इक्वल टू nRT क्या आज तक कभी सुनिए? दिस इज इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस। आइडियल गैस वो होती हैं जो सारे के सारे गैस लॉज को ओबे करती हैं। इसमें पार्टिकल को स्फेरिकल शेप का माना जाता है और उसकी वॉल्यूम नेग्लेजिबल मान के चलते हैं कि उसकी वॉल्यूम क्या है बेटा, ना के समान है। नेग्लेजिबल वॉल्यूम हम मानते हैं, ना के समान वॉल्यूम हम मानते हैं, ठीक है। बहुत सारी बातें होती हैं, KTG में पढ़ेंगे इसको कंप्लीट, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, ठीक है, हमारा पूरा चैप्टर है वो, ठीक है। तो यहाँ पे P जो है वो स्टैंड करता है प्रेशर के लिए, ध्यान रहे बच्चा, प्रेशर के लिए, और V जो है वो स्टैंड करता है वॉल्यूम के लिए, N स्टैंड करता है नंबर ऑफ मोल्स के लिए, नंबर ऑफ मोल के लिए, मोल्स के लिए मोल कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे होंगे केमिस्ट्री के अंदर। R हमारे पास है गैस कांस्टेंट, और T हमारा है टेम्परेचर, टेम्परेचर टेम्परेचर है बेटा T, ठीक है। तो हमें गैस कांस्टेंट के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना है। तो सबसे पहले गैस कांस्टेंट को अलग कर लो, तो R इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा बेटा क्या, प्रेशर इंटू वॉल्यूम डिवाइड बाय N इंटू T। अब मुझे प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं पता, ठीक है, तो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना पड़ेगा मुझे सबसे पहले। तो आप बताओ प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? प्रेशर इज इक्वल टू होता है बच्चा फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। 9th क्लास में पढ़ के आए हो आप इसको, फोर्स अपॉन एरिया, है ना। अब फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला और एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ भाई फटाफट से। फोर्स बताओ भाई, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला M1 L1 T-2। दैट्स वेरी गुड। फोर्स का M1 और एरिया L स्क्वायर T-2 एंड एरिया का कितना होगा भाई? L स्क्वायर। दैट्स वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। तो यानी कि ये बन गया बेटा M1 L-1 T-2। अरे L-1 L ऊपर पावर आएगी तो -2 हो जाएगी, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, यानी कि M1 L-1 और T-2, M1 L-1 T-2, दिस इज फॉर प्रेशर। ये प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया बेटा। अब आपको पता है ना वॉल्यूम क्या होती है? वॉल्यूम होती है बेटा लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, सिंपली, है ना। तो लेंथ भी L, ब्रेथ भी L, हाइट भी L, डायमेंशंस तो लेंथ के ही होते हैं ना सभी के। तो ये आ गया बेटा L की क्यूब। एन नंबर ऑफ मोल, इसके लिए क्या रहेगा डायमेंशनल फॉर्मूला? नंबर ऑफ मोल के लिए रहेगा MOL, और टेम्परेचर के लिए क्या रहेगा? केल्विन के। तो सभी तो मुझे पता है, तो फिर मैं पुट क्यों नहीं कर रहा हूं? ये लोग जी अभी पुट कर देते हैं। तो M1 प्रेशर का है मेरे पास, M1 L-1 और T-2, वॉल्यूम का है बेटा L3, और डिवाइड बाय क्या बेटा आपके पास मोल, और टेम्परेचर के लिए केल्विन के। तो आपका डायमेंशनल फॉर्मूला गैस कांस्टेंट का क्या बन गया बेटा? M1 बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है L2 T-2 पर मोल, मोल की पावर कितनी होगी? -1 पर मोल, और केल्विन की पावर भी -1, तो पर केल्विन M1 L2 T-2 पर मोल पर केल्विन। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर गैस कांस्टेंट। ये हमारे पास आ गया बेटा डायमेंशनल फॉर्मूला गैस कांस्टेंट के लिए। मेरी ख्याल से आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। हाँ जी, कितने बच्चों को समझ में आया बेटा ये कॉन्सेप्ट? हाँ जी, रेज योर हैंड। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो जी, अब कुछ एक डायमेंशनल फॉर्मूला है जो मैं आप लोगों से बनवाता हूं, देखते हैं हम कितने बच्चे उसका आंसर कर पाएंगे, ठीक है। चलो चेक कर लेते हैं। देखो जी, कुछ चीजें हैं जो आपको याद भी करनी होती हैं। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में आप जो भी देखोगे समझोगे और समझ के ही काम चल जाएगा, नहीं।
कुछ चीजें लर्न भी करनी होती हैं, जैसे कि हमें PP इज इक्वल टू NRT डायमेंशन फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। अगर हमें डायमेंशन फॉर्मूला याद नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। एक फॉर्मूला बनाता हूं मैं, बड़ा ही आपने देखा भी होगा उस फॉर्मूले को। फॉर्मूला है जी mc² डिवाइड बाय d। m जिसमें रहे मास, c जिसमें है वेलोसिटी ऑफ लाइट, और d जिसमें है बेटा डिस्टेंस। ठीक है, सर MLT माइनस। अरे रुक जा यार, रुक यार पुनीत, ऐसे मत कर भाई। इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है इज इक्वल टू, ऑप्शन ए दे रहा हूं, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा प्रेशर के बराबर। ऑप्शन बी दे रहा हूं, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा फोर्स के इक्वल। ऑप्शन सी एनर्जी के इक्वल, और ऑप्शन डी मोमेंटम के इक्वल। बताओ भाई, ये न्यूमेरिकल मेरे को आप बच्चे जो बैठे हैं मेरे साथ, वो सभी बच्चे मेरे को सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पे पुनीत को छोड़ के, पुनीत ने तो बता ही दिया मुझे। ठीक है, पुनीत के बाद है वैष्णवी, हरनाज, रवनीत ने भेज दिया मुझे आंसर, मुझे लगता है ना। पुनीत ने भेजा है भाई। रवनीत तुम ऐसा मुंह क्यों बना रही थी जैसे आंसर भेजा है ना? हैं, चलो कोई बात नहीं रवनीत, आप जल्दी सॉल्व करो। कृष्णा जी कर दिया सॉल्व, गुरविंदर और हरसिमर सॉल्व हो गया बेटा? यस नहीं कर रही। अरे बहुत बढ़िया बात है, ये तो सॉल्व कर रही हो तुम, आराम से बैठी थी, है ना। चलो कोई नहीं। देखो सर अब भेजा हैं, अच्छा रवनीत ने भेजा है, वो भी गलत। ये तो गलत बात होती है रवनीत, ऐसे मत करो बेटा, हैं। सर गलत। और क्या, बिल्कुल ही गलत आ गया है। मैं देखता हूँ दोबारा से आपने क्या भेजा है, मैंने कहीं, फिर बच्चे मेरे को कहते हैं ये भेजा है आपने, थोड़ी गड़बड़ कर दी रवनीत आपने, हल्की फुल्की। ठीक है, हाँ जी कृष्णा जी बोलिए जी। बोलो, अब हाथ क्यों खड़ा किया आपने? कृष्णा का गलती से। आंसर आ गया। अरे कृष्णा ने आंसर सही भेजा भाई, ये लड़का बड़ा चालाक है यार। ठीक है, ये देखो भाई। अच्छा भाई बच्चों, जो बच्चा सॉल्व नहीं कर पा रहा मेरे साथ देखो, आप लोगों ने जितने एफर्ट्स करे हैं, वैष्णवी थोड़ा सा गलत कर दिया बेटा। चलो कोई बात नहीं, गलतियां तो होती रहती हैं, जब तक गलतियां नहीं होंगी तब तक हम अपने में सुधार कैसे करेंगे, तो गलती होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो जी, अब देखो बच्चा मेरे साथ काम करके देखो, mc² डिवाइड बाय d। देखो बेटा, m के डायमेंशन तो मास के हैं, ठीक है, m4 मास मैंने लिखा है, डायमेंशन d डिस्टेंस के डायमेंशन l के हैं। बात है c की, c को हमने क्या लिखा, वेलोसिटी ऑफ लाइट है तो वेलोसिटी ना, वेलोसिटी के डायमेंशन किसके होंगे, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट का l, टाइम का t, तो c² का क्या होगा, l² डिवाइड बाय t²। तो एक l से एक l कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या की बचेगा, m1 l1 और डिवाइड बाय t²। तो पावर ऊपर आएगी तो माइनस हो जाएगी, तो m1 l1 t की पावर -2। अब बताओ बेटा, ये डायमेंशनल फॉर्मूला किसका है बच्चों, बोलो। हाँ जी, ऑफ कोर्स फोर्स का है यार, तो दिस इज द राइट आंसर, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला बना है। ठीक है, ठीक है जी। चलो बच्चों उदास मत होना, कोई बात नहीं। अब देखो दूसरी चीज देखो, है ना, इसको ना आप नोट कर लो बेटा। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक राम कहानी सुनाता हूँ, उस कहानी के बाद ना एक रिजल्ट दूंगा मैं आपको। देखो भाई, आप लोगों ने एक एग्जांपल में पूछता हूँ, एक कहावत सुनी है कि मैं ये कहावत स्पेशली किसी से नहीं पूछूंगा,
क्योंकि बुरे बच्चे ना बुरा मान जाते हैं कि सर हमें ऐसे कह रहे हो आप। कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती, सुनिए आप लोगों ने सुनिए, कृष्णा तूने सुनी है? अरे इसने तो पहले ही थम्स अप भेज दिया भाई। अच्छा यस सर। बहुत सारे बच्चों ने सुनी है ये बात कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती, टेढ़ी रहती है। ठीक है जी। अब मैंने क्या किया कि प्लास्टिक की पाइप ली और उस पाइप में डाल के रख दी है ना समझ रहे हो कि मैंने प्लास्टिक की पाइप ली और उस पाइप में डाल के रख दी और 6 महीने बाद वो पाइप बाहर निकाली। ठीक है, तो फिर वो टेढ़ी हो गई, तो मेरे एफर्ट्स खराब गए। अब जैसे मैंने कुत्ते की पूंछ देखी ना, वैसे मैंने स्प्रिंग भी देखा कि स्प्रिंग को अगर मैं एक लिमिट में फोर्स लगाता हूं तो मैं उसको खींच के उसकी लेंथ इंक्रीज कर देता हूं, और जैसे ही छोड़ता हूं एज इट इज हो जाता है कुत्ते की पूंछ की तरह। रबड़ को मैं ऐसे खींचता हूं, लेंथ बढ़ जाती है उसकी, छोड़ता हूं वापस चली जाती है। तो उसका क्या रीजन है? उसका रीजन है कि उसके अंदर एक फोर्स रीस्टोर होती है। सही बात है कि नहीं है? उसके अंदर क्या होता है बेटा? एक फोर्स रीस्टोर होता है। ठीक है भाई, मान लीजिए आपके पास ये यहाँ पे एक रिजिड स्पोर्ट है। ठीक है, आपने यहाँ पे फोर्स लगाया F, जैसे ही आपने फोर्स लगाया F वैसे ही इसकी लेंथ बढ़ गई, और इसकी लेंथ कितनी बढ़ी? मान लीजिए कि x बढ़ गई, x डिस्टेंस तक बढ़ गई, ऐसे यहां तक बढ़ गई, मान लीजिए यहां से लेकर और यहां तक बढ़ गई बेटा, और इसको मान लो आप x के बराबर मान लिया। अब जैसे ही आपने फोर्स को रिमूव किया वैसे ही एज इट इज हो गया बेटा, जैसे पहले था ना वैसे का वैसे ही हो गया। ठीक है, जैसे ही आपने फोर्स को रिमूव किया तो पहले ये जैसे था वैसा का वैसा हो गया बच्चा, ये देखो। ठीक है, अब पता है क्या कि जब आप फोर्स लगा रहे थे, इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे थे, तो न्यूटन महाराज क्या कहते हैं पता है? हमारी नेचर में अकेली फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती, हमेशा फोर्स पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो एक फोर्स थी जो इससे अपोजिट डायरेक्शन में भी लग रही थी, उसका नाम है यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स, उसका नाम है रीस्टोरिंग फोर्स। अब जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ा, रीस्टोरिंग फोर्स बढ़ी, तभी तो वो वापस आ गया मेन पोजीशन पे। अदरवाइज आप बताओ भाई, मान लो आप किसी बिल्डिंग में ऊपर चढ़े, ऊपर चढ़ के आपकी एनर्जी 0 हो गई, फिर आप ऊपर से अपने आप थोड़ी ना आ सकते हो नीचे। आपके पास एनर्जी ना होगी तो कैसे आओगे बताओ? एनर्जी नहीं होगी तो नहीं आ सकते ना। तो इसके पास एनर्जी थी तभी तो ये वापस चला गया स्प्रिंग, और एज इट इज हो गया। उसका क्या नाम है? एनर्जी के लिए यहाँ फोर्स रीस्टोर होती है, उसका नाम होता है रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, एफ रीस्टोरिंग, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? x। तो एफ रीस्टोरिंग कितना होगा? कोई कांस्टेंट, वो कांस्टेंट है -k इंटू एक्स। के को हम क्या बोलते हैं बेटा? स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं बेटा, स्प्रिंग कांस्टेंट। के को क्या बोलते हैं बच्चा? स्प्रिंग कांस्टेंट। नेगेटिव साइन क्यों है? क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट x की डायरेक्शन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कर रहे थे आप इस डायरेक्शन में, रीस्टोर हो रही थी फोर्स इस डायरेक्शन में, तो दोनों एक दूसरे से अपोजिट हैं, तो नेगेटिव साइन मैंने लिया है। ठीक है, कि रीस्टोरिंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट टू ईच अदर, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन द नेगेटिव साइन। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड देखूं, इसकी वैल्यू देखनी हो मुझे, तो वो तो केवल और केवल kx के बराबर है। k क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। तो स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? रीस्टोरिंग फोर्स डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। अब रीस्टोरिंग फोर्स है तो फोर्स ही ना भाई, है तो फोर्स ही, रीस्टोरिंग फोर्स है तो फोर्स ही, फोर्स डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? m1 l1 t-2, और डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट क्या? l1। l से l कैंसिल हो गया, तो k का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? m1 l0 लिखो तो लिख सकते हो, वैसे आप ना लिखो तो मर्जी है, m1 t-2। ठीक है, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए क्या होगा बच्चा? डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। क्या समझ में आया बेटा? यहीं से इसके यूनिट में लिख सकते हो बच्चा कि फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की मीटर, तो ये आ गया न्यूटन पर मीटर। ठीक है, ये तो आ गई बेटा इसकी एसआई यूनिट। अगर सीजीएस यूनिट लिखनी हो तो आप कैसे लिखेंगे बताइए?
SI यूनिट आ गई। अगर CGS आपको लिखनी हो तो न्यूटन की जगह लिख दो डायन, और मीटर की जगह लिख दो सेंटीमीटर इनवर्स। दिस इज CGS यूनिट, दिस इज CGS यूनिट। अब न्यूटन पर मीटर किसके इक्वल सर, है? हाँ जी बोलो। सर ये के सरफेस टेंशन है, क्या बचा? ये के के स्प्रिंग सरफेस टेंशन है। नहीं 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 नहीं, ये के स्प्रिंग कांस्टेंट है। सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट अलग है, वो भी फोर्स पर यूनिट लेंथ ही होता है। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन वो कॉन्सेप्ट अलग है सरफेस टेंशन का। उसको तो हम अलग मतलब उस चीज के साथ जोड़ेंगे। अलग चीज के साथ कैसे? कि जैसे कि लिक्विड की जो ड्रॉप होती है ना, वो स्फेरिकल होती है शेप में, ठीक है, और स्फेरिकल का मतलब होता है कम से कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, और कम से कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है वो सरफेस टेंशन के कारण। उसको वहां रिलेट करेंगे हम, उसको कुछ अलग तरीके से, जैसे कि सेविंग वाले ब्रश होते हैं पानी में भिगोते ही इकट्ठे हो जाते हैं। मतलब बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, मैं आपको उनके तो बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स दूंगा, तब समझाऊंगा मैं उसको, ठीक है। फिलहाल ये आपका स्प्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है। तो न्यूटन पर मीटर किसके इक्वल हुआ? किलोग्राम सेकंड की पावर -2। न्यूटन की जगह पे डायन, और सेंटीमीटर इनवर्स किसके बराबर हुआ? ग्राम सेकंड की पावर -2। तो आप ये चीजें याद रखिए बच्चा, ठीक है, कि आप इस तरह से डायमेंशन फॉर्मूला और यूनिट लिख सकते हैं। अब बताओ भाई, आज का लेक्चर कितने बच्चों को समझ में आया? हाँ जी कृष्णा, यस सर। समझ में आया? वैष्णवी, यस वैष्णवी उदास क्यों हो रहे हो बच्चा? प्रैक्टिस करोगे और बन जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला, है? उदास नहीं होना, ठीक है। जिंदगी में कभी भी डिमोरलाइज नहीं होना आपने। उदास तभी होते हो जब डिमोरलाइज होते हो। अगर डिमोटिवेट हो गए तो लड़ाई अभी बहुत लंबी है बेटा, ठीक है। हाँ जी रवनीत, यस सर, समझ में आया। अच्छा लगा? यस सर। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा जी, उसके बाद है जी पुनीत से मैं पूछूंगा ही नहीं। हरसिमर, हरसिमर कहेगी हाँ आ गया आ गया, यस सर। समझ में आ गया। हाँ जी हरसिमर बताओ। ऐसे ही बोलोगे ना बेटा? हाँ आ गया। आ गया सर। हाँ अरे आराम से बोलिए लड़की। चलो गुरविंदर, सर आ गया समझ। अच्छा अब कॉन्फिडेंस बन गया गुरविंदर की इस पे काम करना होगा तो कर जाऊंगा मैं काम। यस सर। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी कृष्णा बोलो बेटा। सर। सर आज पी की क्लास लगनी है? हाँ जी लगनी है बिल्कुल, मैं लिंक शेयर कर देता हूँ आपके साथ अभी। सर लिंक नहीं ना आई थी वहां पर। अच्छा लिंक नहीं आया, चलो चलो जी मैं शेयर करता हूँ जी, ठीक है, ग्रुप में, है ना। मैं अभी शेयर कर दूंगा हमारी क्लास ओवर होती, ठीक है। उसके बाद हमारा कौन बच्चा था गुरविंदर के बाद? सर ब्लूप्रिंट भी शेयर कर देना। हाँ ये बात तो बहुत अच्छी है। आंचल, आंचल समझ में आया बेटा? आंचल यस सर। चलो बहुत बढ़िया। यस सर। यस सर। पायल, यस सर। अनमोल, यस सर। चलो बेटा बहुत बढ़िया। हरनाज, तो के का जो नेगेटिव साइन है वो कहाँ पे क्या? अच्छा इस नेगेटिव का क्या मतलब होता है ये बताना आपको? इस नेगेटिव का मतलब ये होता है कि जिस डायरेक्शन में आप चले हो ना, एक्स जिस डायरेक्शन में है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एफ आर है। एक्स का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, एफ आर का मतलब है बेटा क्या? रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है ना। एफ आर है बेटा रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है बच्चा। चलो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं पे हम करते हैं समाप्त और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है बेटा। और डिमोटिवेट मत होना कोई बच्चा, हंसते रहना, खेलते रहना और पढ़ते रहना, ठीक है। अगर कोई डाउट आए तो मैं हूं ही फिर, ठीक है। चलो थैंक यू बच्चा, थैंक यू।